हाँ जी, देखिए कल हम आपको बता चुके थे इसमें ना कि आपको पढ़ना क्या है कि भारतीय संवैधानिक विकास, उसको 2 चरणों में बांटे थे। पहला चरण था कंपनी, तो 1600 में कंपनी आई ना, और कंपनी का और ब्रिटिश क्राउन का, और कंपनी में हम बांटे थे व्यापार का समय 1600 में आई, और 1765 तक वो सिर्फ व्यापार की है कंपनी। उसमें दो चार्टर एक्ट आया है, दूगो ना, 1600 और 1726। उसके बाद जब इलाहाबाद की संधि हो गई, उसके बाद कंपनी ने व्यापार के साथ साथ शासन भी काम करना चालू किया। उसके बाद वो रेगुलेटिंग एक्ट आया। क्यों आया ये सब हम चर्चा कर चुके हैं। 5 गो रेगुलेटिंग एक्ट आया है, और उसके बीच में 3 गो और आया है एक्ट, ये है, और उसके बाद 1858 के। तो आज हम लोग जो है ये कंपनी के व्यापार का प्लस व्यापार शासन, इस रेगुलेटिंग एक्ट की चर्चा कर लेंगे। आराम से सुनिएगा। तो पहले हम बात करते हैं कंपनी के बारे में ना। तो ये देखिए 31 दिसंबर कितना, 31 दिसंबर कितना 1600, 31, ये डेट याद रखना, जो डेट लिख दे याद रखना। 31 दिसंबर 1600। जैसे आप देखिए अभी आप यहाँ है ना, तो ब्रिटेन में सोचिए ना कि वहाँ की एक कंपनी थे। जैसे अभी क्या है कि रिलायंस है, बहुत सारे इंडस्ट्रियल हैं, तो उसमें शेयर और रहता है और कंपनी चलाता था लोग। तो वहाँ के जो तत्कालीन महारानी थी, इसको भी याद रखिएगा, एलिजाबेथ प्रथम, द्वितीय तृतीय भी लगा हुआ है, तो एलिजाबेथ प्रथम थी। तो उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं, हम लोग को लाइसेंस दीजिए। तो वही महारानी थी, तो एलिजाबेथ प्रथम, ये भी याद रखिएगा, एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को कंपनी को 15 वर्षों के लिए एकाधिकार दिया। एकाधिकार कहने का मतलब कि आप जाइए भारत के ईस्ट के साथ, आप 15 वर्षों तक दूसरी कंपनी वहां से नहीं आएगी व्यापार के क्षेत्र में। बात समझ रहे? 15 साल, 15 वर्षों 15 ना बोले हैं, 15 वर्षों के लिए एकाधिकार। एकाधिकार मतलब एक ही आदमी जाएगा, मोनोपोली है। बात समझ रहे हैं? उसके पहले आप पढ़ेंगे इतिहास में कि उसके बाद उसके पहले कौन कौन आए यूरोपियों में ना, वो इतिहास का हो जाएगा। हम ये लोग यहाँ पढ़ रहे हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, संवैधानिक पॉइंट ऑफ व्यू से। इतिहास में चलेगा कंपनी आया, कौन आया, किसके दरबार में आया, वो बात का बात है। हम लोग को उससे लेना देना अभी नहीं, हम लोग को चार्टर एक्ट से लेना है। इसके एकाधिकार दिया। कंपनी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे उसमें 24 सदस्य थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होता है कि कंपनी का मेंबर जो होता है, कंपनी का डिसीजन लेने वाले 24 व्यक्ति थे, उनको एकाधिकार दिया। और ये कंपनी जब एकाधिकार दिया तो 1600 में दिया, और ये खत्म हुआ कब, 1600 से लेके 1813 तक। ध्यान रखना, एकाधिकार के बारे में बात कर रहे हैं हम कंपनी खत्म, यहीं पे लिख लेना एक फैक्ट के रूप में, फैक्ट के रूप में लिख लेना, याद रखना। 1833 में, 1813 में एकाधिकार समाप्त हुआ। 1813 में कंपनी का क्या हुआ, एकाधिकार समाप्त। मतलब चाय और चीनी के साथ छोड़कर, ये आप लोग जीके में पढ़ते हैं ना, एकाधिकार समाप्त मतलब कोई और कंपनी जा सकती है। और 1833 में कंपनी का पूर्ण रूप से व्यापारिक कार्य ही खत्म कर दिया गया। टेक्निकल क्वेश्चन पूछता है, 1833 में पूर्ण व्यापारिक कार्य समाप्त, यानी कंपनी को कहा ना, अभी तो हम पीछे बताए हैं ना जी कि 62 मतलब 73 के बाद कंपनी व्यापार के साथ साथ क्या कर रही थी, शासन भी।
तो 1813 में तो उनका चार्टर एक्ट के तहत एकाधिकार कहा कि दूसरी कंपनी भी आएंगी इंग्लैंड से। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से नहीं आई थी, ये बताएंगे हम। ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया के नाम से नहीं आई थी, बताएंगे किस नाम से आई थी आगे। ठीक, 1833 में पूर्ण व्यापारी की कहा गया कि आप अब कंपनी व्यापारिक काम नहीं करेगी, क्या करेगी, अब सिर्फ शासन करेगी। तो ये टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा कि कंपनी का एकाधिकार समाप्त कब हुआ, कंपनी का व्यापारिक कार्य कब समाप्त हुआ, व्यापारिक अधिकार कह दीजिए, टेक्निकल कह देगा, ऐसे कह देगा व्यापारिक अधिकार, आप फंस जाओगे। अधिकार देखो, थोड़ा सा देखने से अंतर से गलत हो जाएगा। कंपनी का एकाधिकार समाप्त कब हुआ, अब व्यापारिक एकाधिकार, तो अधिकार देखकर मार दोगे उल्टा सीधा। तो एकाधिकार का मतलब मोनोपोली दूसरे है, और कंपनी ही समाप्त कर दी गई 1858 में। उसके बाद तक क्राउन के हाथ में चला गया ना, तो कंपनी समाप्त हो गई 1858 में। कंपनी समाप्त कर दिया गया। देखो कितना चला जी, 1600 में मिला था उसको, समाप्त हुआ 1858 में। कौ सौ साल, 250 न हो गया, 250 साल लगभग कंपनी शासन और व्यापार दोनों की है। 58 के बाद 100 साल, 58 से 1947 तक ना, ब्रिटेन क्राउन के हाथ में रहा हम लोग का शासन व्यवस्था, ब्रिटेन से संचालित होता था। बात समझ रहे हैं? तो देख लो 250 साल इधर और 100 साल उधर, 350 साल, नस्लें बदल जाएंगी। ठीक है, ये है गुलामी का कालखंड। बात समझ रहे हैं? गुलामी का नहीं, गुलामी का आप ऐसे पूर्ण रूप से जब गुलाम कहा जाएगा तो वे नहीं, कंपनी भारत गुलाम तब हो गया, कब हो गया, एक्चुअल में गुलामी कब हुआ? नहीं, गुलामी अगर 1800 इलाहाबाद की संधि जो हुई ना, एक्चुअल गुलामी वहीं से माना जाता है। हाँ, 3 ही था, तो आधा तो ले लीजिए, पूरा ले लीजिए। उड़ीसा उसी में था, आधा तो ले लीजिए ना, हम लोग तो उसी में थे। तो ये पलासी और बक्सर, ठीक, ये युद्ध जो है, बक्सर यहीं पे ना है, ठीक, यही युद्ध जो है, उसी के बाद मूल रूप से मानिए कि हम लोग गुलाम हो गए। हाँ, कोई दिक्कत किसी को? तो चार्टर एक्ट इसमें आया, ये इसमें कुछ खास नहीं है। अब आया चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट क्या बताए हैं? 1726, 1600 बता नहीं दिए, चार्टर एक्ट 1600, ठीक। चार्टर एक्ट ऐसे ही लिख लीजिए, चार्टर एक्ट पहला में चार्टर एक्ट 1600, ये हो गया। हाँ, बस भेजा गया था और कुछ नहीं है, तो हम एक्सटर्नल में बताए हैं। दूसरा बात ये है 26, उस समय 1726 तक भारत में 3 प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी। ये तीनों अपनी जगह अपने बना लिए थे, अलग अलग गवर्नर नियुक्त हो चुके थे, ठीक। जैसे ये भारत है, मान कर चलिए, ठीक। हाँ, 2 आया था उसके अंदर में, 1600 पहल का हुआ जो कंपनी को मिला गया। हाँ, ये है, ठीक, भारत है मान के चलिए। इस समय यहाँ पे था बंगाल प्रेसिडेंसी ना, ये मद्रास और ये बम्बई, ये 3 था ना जी। तो ये तीनों प्रेसिडेंसी से ये 1726 कलकत्ता, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर विधि बना सकते हैं। ये पूछेगा, ये इसमें क्या किया गया? कलकत्ता, मुंबई, अच्छा उस समय मुंबई, हाँ अभी तक मुंबई और मद्रास, इसके गवर्नर जो थे ना, अलग अलग इस चार्टर एक्ट में कहा गया है
कि अलग अलग अपना कानून बना सकते थे। ये इसलिए बता रहे हैं कि 1773 में ना ये ख़त्म कर दिया गया। तो आप लोग ये तो जानते हो कि ख़त्म कब कर दिया गया, मगर दिया कब गया था, इसलिए ये पूछ सकता है। ठीक, इसलिए 1726 से सिर्फ इतना ही याद रखोगे कि अलग अलग प्रांतीय गवर्नर को विधि बनाने की शक्तियां कब दी गई थी, चार्टर एक्ट 1726 में। कोई दिक्कत किसी को? बस इससे इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लेना, मिटा दे। अब मेन है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक, मिटा दे, मिटा दे रहे हैं। हम क्या बताए थे जी कल, क्या बताए थे कि एक्ट पढ़ना कैसे है? तो पढ़ने के पहले क्या सोचेंगे, उसका कारण क्या था। दूसरा बात क्या सोचेंगे एक्ट के बारे में, क्या प्रावधान था, कोई नई संस्था निकल रही है या जन्म ले रही है या खत्म हो रही है, उसमें संवैधानिक विकास क्या है, यही देखना है। और तीसरा बात उसका प्रभाव देखना है, यही ना देखना है, तीन चीज। अब इधर लाइन से लिखते जाएंगे आप लोग, पांचों समझिएगा। ठीक, पहला लिखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट कोशिश करते हैं कि ये पांचों एक ही बोर्ड में आ जाए, तो आप लोग को एक ही जगह दिख जाएगा, जिससे समझने में आसानी होगी। ठीक, क्या स्क्रीनशॉट मारने में आसानी होगी? सही बोल रही हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब इसके पीछे का देखिए मजा क्या है, किताब में तो है ही है सब, तो फिर यहाँ पढ़ने से क्या मतलब है। समझना है कि आप अपने आप को मान लो, आप अपने आप को मान लो अंग्रेज के दृष्टिकोण से सोचना कि हम हैं ब्रिटेन में, हम है अंग्रेज, हम है वहाँ के राजा, चाहे हम है वहाँ के सांसद है। कंडीशन ये ध्यान देना। ठीक, आपकी एक कंपनी भारत में आकर तांडव की हुई है, मतलब पलासी युद्ध, बक्सर युद्ध जीत चुकी है ना, और यहाँ कर उसीली कर रही है। ठीक, उसीली करने के बाद ये कंपनी घाटा में गई, कल बताए थे, घाटा में गई तो यहाँ के लोगों ने, कंपनी ने लोन फाइल किया तो उसके बाद हुआ क्या कि वो कहा कि हम तो लोन तो देंगे मगर रेगुलेट करेंगे। हम बात समझ रहे हैं, आपको हम नियमित करेंगे कि क्यों आपकी कंपनी घाटे में जा रही है। कंपनी के जो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे मान गए, ठीक, और लोन मिला। इस रेगुलेटिंग एक्ट को, ये पहला मैटर है जब कंपनी के मामले में ब्रिटेन की संसद का हस्तक्षेप है, और इसके माध्यम से, कंपनी के माध्यम से भारत में, यानी ब्रिटेन ने हस्तक्षेप चालू कर दिया था इनडायरेक्ट रूप से 1773 से ही। इसके पहले नहीं आया था। ब्रिटेन का संसद और ब्रिटेन के वहाँ के सांसद नहीं थे, मगर इसमें थे। अब इस एक्ट का एक और नाम है, वहाँ के एक पीएम थे लॉर्ड नॉर्थ, तो इस एक्ट का नाम नॉर्थ इंडिया एक्ट भी कहा जाता है। हाँ, पूछ देगा कि नॉर्थ इंडिया एक्ट किसे कहते हैं, तो यही है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। पीएम लॉर्ड नॉर्थ की गुप्त समिति के आधार पर यह पारित हुआ था। मतलब वहाँ यहाँ क्या चल रहा है, बात समझो। लॉर्ड नॉर्थ थे ना, अपना अपना सूचना भेजवाए थे कि ये कंपनी पता करो कि जाकर क्या कर रही है, तो उसी के सूचना के आधार पर ये लोग मूड बना लिया था वहाँ के सांसद की आए कंपनी हम लोग रेगुलेट करेंगे। जैसे अभी चल रहा है ना भारत में, वैसे ही कि संसद वसंद है, यहाँ के कोई कंपनी गई मान लो कहीं आ जाकर हड़प ली वहाँ का, तो यहाँ के जो सांसद होंगे सोचेंगे कि आए अब की बार रेगुलेट करते हैं। यही कंडीशन था। ठीक, अब ये बताओ, अब सोचो रेगुलेटिंग एक्ट में पहला क्या था। कंपनी यहाँ तक क्या कर चुकी है जी, 1757 में पलासी युद्ध लड़ चुकी है, 1764 बक्सर युद्ध लड़ चुकी है, 1765 से इलाहाबाद की संधि है, बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई है, लूट हुआ है, ठीक, भ्रष्टाचार है, और
यहाँ पे बंगाल में द्वैध शासन है। इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल में द्वैध शासन था। द्वैध शासन का मतलब क्या हुआ कि बंगाल का जो नवाब था शासन का काम कर देखते थे, वित्त वाला दीवानी का काम कंपनी देख रही थी। आप सोचो कितना भयानक स्थिति होगा बंगाल में जब कहा गया कि पैसा अंग्रेज उछले, सामाजिक कार्य हम करें। वो जितना पैसा देगा तब ना, तो हमारे लोगों पर हमारे द्वारा ही अत्याचार होगा करने वाला अंग्रेज है, क्योंकि पैसा वो रखा हुआ है, दीवानी आप उसूल रहे हो। तो जनता के मन में जो खौफ बैठेगा वो तो वहाँ के नवाब के प्रति न बैठेगा, गुस्सा तो नवाब के प्रति। तो अंदरूनी मैटर तो जानता कोई नहीं है। अब ये सोचो कि मोदी जी के पास पैसे ना रहे, कोई और ले जाए, तो आप तो मोदी जी को ना देखोगे, गाली तो मोदी जी को देखो, मगर मोदी जी कैसे समझाएं कि हमारे पास पैसा ना है। और उस समय सूचना का और प्रसारण का उतना माध्यम नहीं था, समझ रहे हो, कल्पना करो थोड़ा सा, इस तरह से थी। अब इसमें जो प्रावधान थे वो क्या क्या हैं वो अपने आप निकलता जाएगा। ठीक, प्रावधान देखिए, पहला प्रावधान इसमें ये था ना, आपको बताओ कि रेगुलेट करना चाह रहे हो आप, एक कंपनी है, आप वहाँ के सांसद हो, यहाँ 3 प्रेसिडेंसी है, आप पहला काम क्या करोगे कि 3 आदमी से बात करने से अच्छा है कि एक ही आदमी से बतियाएं। हम अलग अलग हम बतियाएंगे, एक आदमी से बतियाएंगे, एक आदमी रिपोर्ट करो। तो पहला काम किया कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। कहा कि आप मुंबई वाला ये इसके अंडर में आएगा। देखो आप बुद्धि देखो, 3 आदमी से बतियाने से अच्छा है एक आदमी से बतियाएंगे। तो आप पहला प्रावधान रेगुलेटिंग में क्या है कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कह दिया और उसको बंबई को और मद्रास को उसके अंडर में ला दिया। तो पहला क्या है, बंगाल का गवर्नर क्यों बना, हाँ जनरल, ठीक बना दिया। और उस समय बंगाल का जो गवर्नर था वो कौन था, रटे होंगे हैं, वारेन हेस्टिंग। तो वारेन हेस्टिंग को ही बना दिया गवर्नर जनरल। तो यह क्वेश्चन बनता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग। आदमी नहीं बदला, कहा कि आप ही रहिए, ठीक, हम खाली पद का अंडर में ला दे रहे हैं। तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया। अब ये बताओ इससे भारत में क्या विकास हो रहा है, कौन सी हम लोग पढ़ रहे हैं, संवैधानिक विकास। भारत में केंद्रीकृत शासन आ रहा है। भारत में केंद्रीकृत, अलग अलग विधि बना सकते थे, इसके अंडर में ला दिया। तो भारत में केंद्रीकृत शासन आ गया कि नहीं। तो हम लोग को इसमें क्या देखा, केंद्रीकृत शासन। हम लोगों ने पढ़ क्या रहे हैं ये ध्यान रखिएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं संवैधानिक विकास। तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया, तो केंद्रीकृत शासन दिख रहा है। अब ये बताओ, अब ये सोचो, हाँ पहला क्लियर है। अभी का जो स्थिति है, अभी जैसे संसद है, उसकी विधायिका है, लोग जाते हैं, चुन के जाते हैं, विधि बनाते हैं ना। एक अपना मंत्रिमंडल है मोदी जी का ना, सारे मंत्री पद बटा हुआ है। उसमें एक कैबिनेट मंत्री है। कैबिनेट मंत्री आपको बताए थे कि मुख्य मंत्री, जो मुख्य नहीं मतलब जो इंपॉर्टेंट हो, जैसे रक्षा मंत्री हो गया, वित्त मंत्री हो गया ना, और गृह मंत्री हो गए। ये सारे लोग को एक अपना कुछ त्वरित डिसीजन लेना है, तो क्या सारे मंत्री को बुलाएंगे, इन्हीं 4-5 से मंत्रणा करके डिसीजन ले गया, और कोई बारी है तो सारे मंत्री को बुलाएंगे। तो कैबिनेट मंत्री मंत्रिमंडल में से ही निकलते हैं, ये आज का कंडीशन है। ये सारी चीजें आई कैसे, कब इंट्रोड्यूस हुआ, अचानक से ऐसा थोड़े बन गया, उसी को पढ़ना है। तो एक बात बताओ कि यहाँ पे कांड कर दिए हैं ये कि सारे मंत्रिमंडल को, सारे प्रेसिडेंसी को एक के, तो उसको लिए कार्य करने के लिए एक सदस्य भी तो होना चाहिए। एक ही आदमी सब तो करेगा नहीं करेगा। तो गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया।
मतलब 4 गो और सदस्य दे दिया गया। बात समझ रहे हैं? गवर्नर जनरल प्लस 4 सदस्य। तो दूसरा बात क्या आया यहां, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए तीनों को, चारों को एक कर दिए ना, तो सहायता के लिए 4 सदस्यीय, 4 सदस्य ये परिषद का गठन, परिषद का गठन, यानी गवर्नर जनरल तो होगा और उसका 4 परिषद भी होगा। यहां से हम लोग को क्या चीज का उदय मिलता है? हाँ, वही पकड़े हैं, कार्यपालिका का उदय। तो हम लोग को क्या इसमें दिखना है? एथी के पॉइंट है कार्यपालिका का उदय। अभी जो कार्यपालिका है ना मोदी जी, कार्यपालिका का उदय, आपसे ये क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत में कार्यपालिका का उदय कब हुआ? खोजते रहिए, नहीं मिलेगा। 1773 मिंट न निकल रहा है। 4 सदस्यीय परिषद, गवर्नर जनरल होगा, उसका 4 अपना सदस्य होगा, तो कार्यपालिका है ना। अभी कार्यपालिका में मोदी जी हैं और उसका अपना मंत्री हैं, नहीं समझ रहे हैं? तो इसका उदय हो गया। ठीक, कहां से हुआ? हाँ, बात समझ रहे हो? अब तीसरा बात समझो, मजा आ रहा है? लेते रहिए मजा। ठीक है, अब एक बात बताओ, उस समय हुआ करता था ना, ठीक है, देखो भाई, उस समय जो गवर्नर हुआ करते थे बंगाल के, वो भी क्या करते थे? न्याय का भी काम देखते थे, क्योंकि नवाब जो भारत के थे वो सारे काम देखते थे, न्याय का भी, नियम बनाने का भी ना, और पैसा वसूलने का भी। जो नवाब हुआ करते थे, चाहे राजा उजा हो करते थे, तो ये कंपनी ही देखा करती थी। ठीक है, न्याय वाय होता है तो न्याय का, तो उसके लिए वो सब सोचा का संसद ब्रिटेन वाला कि ये कंपनी ना देखे, एगो अलग से सुप्रीम कोर्ट बनाया जाए, सर्वोच्च न्यायालय, मतलब न्याय का काम कंपनी से अलग कर दिया गया ना। तो कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया, इसी के तहत 73 में आया, 74 में किया गया ना। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। ये मत समझिए कि अपना वाला है सुप्रीम कोर्ट, नहीं, इसका कार्य क्षेत्र जिसका था बंगाल, बिहार, उड़ीसा था, क्योंकि कंपनी मुख्य रूप से वहीं पे एक्टिव थी उस समय, नहीं समझ रहे हैं? तो अपना एक उच्च न्यायालय बनाया और इसकी स्थापना हुआ। तो पूछता है क्वेश्चन कि कब हुआ था सुप्रीम कोर्ट की स्थापना? 1774 में। 73 में एक्ट आया, 74 में इसके तहत बना। और इसके मुख्य न्यायाधीश जो थे एलिजा इम्फे थे। ये पूछता है मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्फे थे, और 3 गो और था इसमें ना, इसके लोगों से लेकर बना दिया गया। बात समझ रहे हैं? यानी अब यहां से आपने हमको क्या देखना है कि परिणाम क्या हुआ? न्यायपालिका का उदय हो गया। 1773 का एक्ट देखो क्या क्या देकर जा रहा है। केंद्रीकृत शासन दिया, उदय कार्यपालिका दिया, और क्या दिया? न्यायपालिका का उदय। न्यायपालिका का उदय हो गया, समझ रहे हैं? ये 3 काम तो किया। अब इस न्यायालय के बारे में थोड़ा सा जान जाइए। ये न्यायालय जो था वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड था, अभिलेख न्यायालय था। ये क्या था न्यायालय? अभिलेख न्यायालय था। अभी बता रहे हैं, अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय। इसको जो बनाया ना, अभिलेख न्यायालय बनाया, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अभिलेख न्यायालय का 2 अर्थ होता है। पहला अर्थ कि अवमानना पर यह दंड दे सकता है, यानी इस कोर्ट को जो बोलिएगा, इसके पास पावर है कि इसके ऑर्डर को नहीं मानिएगा तो अवमानना का दंड दे सकता है। आप देखे होंगे टीवी में नहीं कहता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देंगे, यानी कोर्ट का बात अगर नहीं भी मानिएगा तो भी दंड है।
समझ रहे हैं? तो ये जो बनाया ना, वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी अवमानना पर दंड दिया जा सकता है। अभिलेख न्यायालय उसको सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है, बात समझ रहे हैं? तो अभिलेख न्यायालय का मतलब हुआ कि अवमानना पर क्या कर सकता है, दंड दे सकता है। दूसरा बात यह हुआ कि इसके निर्णय को सुरक्षित रखा जाता है और आगे के मामलों में उसके साक्ष्य के रूप में दिया जा सकता है, नाजीर के रूप में, एविडेंस के रूप में दिया जा सकता है। ये दो अर्थ होता है अभिलेख न्यायालय का। आगे भी आपको आएगा, समझते रहिएगा, ठीक? क्लियर है? तो ये अभिलेख न्यायालय था। ये 3 बात तो ध्यान रखना 1773 के एक्ट से। अब और कुछ है जो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो एक क्या किया कि कंपनी का नियंत्रण के लिए, अब क्या किया कि रेगुलेट किया है तो कंपनी को नियंत्रण करेगा। तो नियंत्रण करने के लिए किया क्या कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का चुनाव जो होता था, जो 24 सदस्य थे, उनको 100 पाउंड 1000 पाउंड जो होगा वही शेयर धारक करेंगे। मतलब जैसे हर बार कंपनी में चुनाव भी होता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का, जो कंपनी संचालित करते थे, तो देखता था कि 100 पाउंड जो शेयर है वही चुनाव करेंगे। ये लगा दिया कि 100 पाउंड वाले क्या करेंगे, 1000 पाउंड वाले चुनाव करेंगे। क्या चीज का, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का। पहले था 500, बढ़ा दिया, यानी अच्छे आदमी वोट देंगे, चुनाव वही ना हेर फेर कर रहा है कंपनी में। देखिए किस तरह। और कहा कि 24 सदस्य थे, तो 24 सदस्य में से 1/4 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स सेवा मुक्त होंगे। बात समझ रहे हैं? 1/24 सदस्य थे ना, तो 1/4 सदस्य कंपनी को नियंत्रित करने के लिए सेवा मुक्त होंगे। बात समझ रहे हैं? और कार्यकाल कर दिया 1 से 4 वर्ष, यानी कंपनी जो अपने अंदर थी ना 24 सदस्य, उनका 1 साल कार्य होता था और उसी में जो शेयर धारक थे चुनाव करते थे। तो कह दिया कि 1000 जिनका शेयर होगा ना वही चुनाव करेंगे, और 1 साल से 1/4 सदस्य रिटायर भी होंगे उसमें से। कार्यकाल जो होगा 1 से 4 वर्ष कर दिया। काहे के लिए? कंट्रोल करने के लिए वहां के सांसद। देखिए दिमाग देखिए। और कर्मचारी जो कह रहे थे, जो कंपनी घाटा में न चली गई है, तो एक और काम किया कि कर्मचारी बिना लाइसेंस निजी व्यापार नहीं करेंगे। निजी जो कंपनी के कर्मचारी जो थे वो निजी व्यापार भी करते थे और उपहार भी लेते थे। उपहार बोले तो रिश्वत भी लेते थे। तो ये कह दिया कि बिना लाइसेंस का व्यापार नहीं करेंगे। कंपनी में हम कामों कर रहे हैं, अपना खुद का व्यापारों कर रहे हैं, वो सब तो व्यापारी थे ना, माइंड सेट व्यापार का है। अभी बढ़िया व्यापारी से भेंट कीजिएगा ना, तो व्यापारी इतना दिमाग से मजा हुआ होता है ना, नहीं पसंद कर पाइएगा आप। बिजनेसमैन आदमी को अगर बढ़िया से देखोगे तो पसंद नहीं कर पाओगे। जॉब वाले जनरली बिजनेसमैन वाले को पसंद नहीं करते हैं, ठीक? तो ये तो बिजनेस थे ना, बिजनेस क्लास से इनको शासन वासन का क्या ज्ञान था, हैं? अच्छे या बुरे की बात नहीं कह रहे हैं, उनका अलग फील्ड है, ठीक है? वो बिजनेस में आदमी हमेशा फायदा ही सोचता है, वैसा कोई कमी नहीं करेगा। परोपकार की भावना चाहिए, इस तरह की भावना बहुत कम। चाहे आपको कोई छोड़ देना, ये सब तरह की बात नहीं। जॉब वाला आदमी है, चलो मस्ती करे, चाहिए करे, चाहे आपको समय दे देगा, चाहे ये दे देगा, जब होगा तो पैसा दे देना, उसका सोचता है। नहीं समझ रहे हो? ठीक है, भेंट हो गया, आपको समझ में आ जाएगा। तो बिना लाइसेंस जो है निजी व्यापार नहीं करेंगे और उपहार और रिश्वत भी नहीं लेंगे, ठीक? बिना लाइसेंस और रिश्वत नहीं। समझ रहे हैं? यही तो है 1773, बस खत्म, ठीक? समझाने में तो टाइम लगेगा, एक बार देख लोगे तो खत्म। अब आपको ये दिमाग में बैठ गया, ठीक? अब आ जाइए 1781, ठीक? 1781, 73 है ना, तो इसके 20 साल बाद आएगा। और भी इसमें है, इसमें और भी नियम लगा दिया है लो, ठीक? कि हम 20 साल बाद फिर रेगुलेट करेंगे, फिर एक रेगुलेटिंग एक्ट निकालेंगे, वो लिखवा नहीं रहे हैं हम ना।
इसमें अंत में एक और जोड़ देगा कि 20 साल बाद हम फिर रेगुलेट करेंगे। तो 1773 के बाद कौन आएगा? 1773 के बाद आएगा 1793, 20 साल प्लस इसी में आ गया। मगर इसके ये जो नियम निकाला ना, इस पर कंट्राडिक्ट हो गया, मतलब विवाद हो गया, जिसके वजह से एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया 1781। इसी को सेटल करने के लिए, मतलब इसी में कुछ कमियां थी, उसको सुधार करने के लिए पूछ देगा कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट किसको कहते हैं, तो 1781। अब इसको लिख लीजिए, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। देखो 20 साल बाद आना था ना, मगर आया ही 1781 में ही। तो ये 1773 के कुछ संशोधन करने के लिए ही आया। तो एक क्वेश्चन पूछता है यहां से आपका, बहुत ही खूबसूरत घुमाकर, कि रेगुलेटिंग एक्ट का पूरक एक्ट कौन सा है? हाँ, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट को ये पूरा कर रहा है। तो क्वेश्चन पूछे कि रेगुलेटिंग, अब देखो कितना घुमाया है, रेगुलेटिंग एक्ट का पूरक एक्ट। पूरक, पूरक मतलब पूरा करे। रेगुलेटिंग एक्ट का पूरक एक्ट कौन सा है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। इसी को पूरा करने के लिए पहली बार में निकाला, तो कुछ कमी रही जाएगी। अब कमी देखो क्या रह गया, ठीक। कमी यहां पे देख लीजिए, कमी जो था वो क्या था कि ये गवर्नर जो थे, हई गवर्नर जनरल की परिषद में कितने? 4 सदस्य थे। तो ये 4 सदस्य है, तो इनको जो है 4 सदस्य है, जो है 4 सदस्य, इनमें जो निर्णय होगा, गवर्नर जनरल है एक प्लस 4 सदस्य, 5 आदमी है ना, तो निर्णय होगा इसका बहुमत के आधार पर। बहुमत के आधार पर यानी कि 3-1 हुआ तो वो पास हो जाएगा, 2-2 होगा तो पास नहीं होगा। इस परिस्थिति में गवर्नर जनरल वोट करेंगे। बात समझ रहे हैं? गवर्नर जनरल वोट करेंगे। देखो जैसे 4 आदमी है, वो गवर्नर जनरल है, निर्णय किसी मत पर लेना है, तो एक मत की ओर 3 आदमी है, एक की ओर 1 है, तो वो पास हो गया। अब 2-2 आदमी है कि हो कि ना हो निर्णय, तो 2-2 आदमी हो गया। उस परिस्थिति में गवर्नर जिधर जाएंगे वो पास हो जाएगा। हो गया, तो 4-4 हो गया। घूस नहीं, सब सोच समझ कर निर्णय लेता है कि कौन सा काम करे या ना करे, पढ़ा लिखा आदमी, समझ रहे हो। तो 2-2 हो गया। अब अगर ये हो गया 3-1 से पार, 3-1 से पास हो गया, इसके पास वो गवर्नर जनरल के पास गया, तो गवर्नर जनरल को उसमें नहीं था कि इधर वोट दे दे चाहे इधर तो कहें, उनके पास वीटो पावर नहीं था। यानी कि जो पारित कर दिया ना, उनके पास ले गया ना, वो इनकार नहीं कर सकते। ये कमी था, ठीक है। तो ये पावर अभी नहीं देगा नहीं, मगर यहां कंट्राडिक्ट होता था। तो गवर्नर जनरल का क्या मतलब, आप सोच कर देखो कि 4 आदमी है, 3-1 से पार कर दिया, गवर्नर जनरल बस कठपुतली हो जाएंगे। वीटो पावर है ये नहीं है। ये कब देगा ये पूछेगा, कब हटाएगा कब लेगा, यही इंपॉर्टेंट है। अरे हम हैं, आप लोग 4 आदमी हैं, ठीक, कोई निर्णय आप 2-2 से पार, 3-1 से पार कर दिया, हमारे पास लेके आइए, तो कहेंगे जाओ करो, अपने ही से करो, हम तो काहे का गवर्नर जनरल बनाए हो। 2-2 होगा तब ना, तो वीटो पावर नहीं है, ठीक। तो ये क्या किया सब, गवर्नर जनरल, ये प्रॉब्लम था, ठीक, कि रेगुलेट ये चल रहा था, आगे भी दिखाएंगे। तो इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत हुआ क्या कि गवर्नर जनरल प्लस 4 सदस्यीय परिषद ना, और ये क्या बोलते हैं, न्यायपालिका का कार्यक्षेत्र अलग कर दिया। न्यायपालिका में भी कंट्राडिक्ट होता था। देखो क्या होता था, जैसे न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक, आप सर्वोच्च न्यायालय में कोई केस किए, बात समझ रहे हैं, केस हुआ और गया वो गवर्नर जनरल के पास, और सर्वोच्च न्यायालय और गवर्नर जनरल 4 सदस्य 2 बॉडी में आ गया। अब इन दोनों में विवाद होता था, ये कुछ पास करते थे तो उसको रिजेक्ट कर देते थे, वो नहीं मानते थे, वो नहीं मानते थे। अब पैसा वाला मामला, पैसे का केस चला जाता था सुप्रीम कोर्ट में,
अब पैसा तो उसूलना किसका काम है? गवर्नर जनरल का। तो इन लोगों में विवाद होता था। तो पहला ही काम क्या है कि गवर्नर जनरल एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बाद गवर्नर जनरल प्लस उनका 4 सदस्य ना, ये थे अलग, कलकत्ता में बैठे हुए थे उस समय। कल्पना करना, कलकत्ता में बैठे हुए थे। इनको कहा सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर। तो कहा कि ये जो है सर्वोच्च न्यायालय के, ये लोग जो निर्णय लेगा सर्वोच्च न्यायालय में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो निर्णय लेते थे सर्वोच्च न्यायालय अपना टांग अड़ा देता था। तो इनको कहा कि सर्वोच्च न्यायालय से, न्यायालय के क्षेत्र से बाहर। पहला काम तो ये कर दिया कि विवादे ना हो ना। दूसरा काम कि सर्वोच्च न्यायालय को पावर था कि ये राजस्व विभाग में, राजस्व मामले में हस्तक्षेप करे, तो खत्म कर दिया। कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के राजस्व अधिकारिता समाप्त, सर्वोच्च न्यायालय का राजस्व अधिकारिता समाप्त, सुप्रीम कोर्ट का राजस्व अधिकारिता समाप्त कर दिया। देख रहे हैं दिमाग, ये विवाद कर रहे थे, समाप्त कर दिया एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत ना। और भी विवाद होता था, ठीक, तो लोग जाता था कि सर्वोच्च न्यायालय जो था फैसला जो देता था कि भारतीय धर्म संस्कृति रीति रिवाज से देगा। अरे लोगों को खराब न लगेगा कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट आप बाहर से जज बुलाए हो और यहाँ का जो परंपरा है, रीति रिवाज है, उसके अनुसार आप निर्णय दे ही नहीं रहे हो, तो लोगों के मन में विद्रोह की भावना आ जाएगी। तो ये सब कर दिया वो। कोई दिक्कत? अब क्या है कि भारतीय विधि, भारतीय रीति रिवाज के अनुसार क्या होगा? निर्णय देंगे सुप्रीम कोर्ट ना। और एक काम किया वो सब एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत कि कलकत्ता सरकार, मतलब कि कलकत्ता का जो गवर्नर है, ठीक, वो गवर्नर जनरल प्लस 4 गो ये कलकत्ता, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि बना सकते हैं, ये कानून बना सकते हैं। मतलब जो कानून कलकत्ता में बन जाएगा वो मद्रास और बंबई वाले को मानना पड़ेगा। कलकत्ता अन्य के लिए विधि बना सकता है। अरे ये चीज देखो ना, अभी मान लीजिए कोई कानून बनाना हो बिहार के लिए तो केंद्र सरकार बना नहीं सकती है। वही चीज विकसित हो रहा है, यानी कार्यपालिका न्यायपालिका, इससे क्या हुआ, कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग हो गया, अभी भी हस्तक्षेप नहीं है। ठीक, तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आपका क्लियर हो गया। और भी अभी चलेगा, देखते हैं कहाँ तक होता है, जहाँ तक हो, 1 घंटा का होगा ना। अगला लिख लिए, मिटा दें। अभी आएंगे हम 1793 पर, अभी आए नहीं हैं। उसके बीच में कौन लिखाए थे? 1781, 1784 और 1786। इस 1784 को बहुत अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है? मिटा दे। हाँ, कलकत्ता अन्न के लिए विधि बोल रहे हैं, उसको सुनिए भी, लिखेंगे कम। समझ में आ रहा है जी? बढ़िया से, मजा आ रहा है। कलकत्ता अन्न के लिए विधि बना सकता है। कलकत्ता जो था ना, देखो फिर से देखिए, एक तो आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773, आने वाला है कब? अब 20 में, 20 साल बाद 1793 में। मगर इसी बीच आ गया एगो कौन? एक्ट ऑफ 1781, ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट आ गया इसी बीच, 20 साल के पहले। अब एक और आ गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ये इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान देना। ठीक, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। हाँ,
देखो ये पिट्स इंडिया एक्ट जो था ना, ये बहुत ही वहाँ में इंग्लैंड में बहुत विवाद का विषय था। पहली बार भारतीय मामलों में इस एक्ट के पीछे सरकार वहाँ का गिर गई भारतीय मामलों के लिए। अब देखो 3 काम तो कर ही चुका है ना, पहली बार किसी भी मामले में ब्रिटेन की सरकार गिर जाए, ये पिट्स इंडिया एक्ट के तहत है। पहली बार भारतीय मामलों में सरकार गिर गई थी। उस समय लॉर्ड नॉर्थ पीएम थे, लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की सरकार थी, 1783 में लाना चाहते थे, नहीं लाई, इसकी वजह से ही वहाँ की सरकार गिर गई। बात समझ रहे हैं। अब संसद ये चाहती क्या थी इस पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, कि भारतीय कंपनी पर और भारतीयों पर नियंत्रण करना चाहती थी, मतलब जबरदस्त और शिकंजा कसना चाहती थी। अब देखो इसमें इसका आप ना विधि देखोगे ना, इसके अंतर्गत क्या किया है आपको समझ में आ जाएगा। तब देखते हैं 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, अरे वहां का पीएम थे, पिट्स इंडिया एक्ट 1700, हाँ पिट्स, हाँ पिट्स इंडिया एक्ट। हम देखिए, अब देखिए कंपनी में 3 काम तो हो चुका है, पीछे से कंपेयर करिएगा, क्या दिक्कत है? पिट्स सही है, हाँ पीछे में 3 काम हो चुका है, गवर्नर जनरल जीजी प्लस 4 सदस्य का, और कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग हो चुकी है ना। दूसरा काम न्यायालय का हो चुका है, और तीसरा काम क्या हुआ है? हाँ कर दिया गया है इतना। अब देखो इसमें क्या किया गया, कंपनी एवं भारतीय संस्था पर नियंत्रण करने के लिए यहाँ के बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया। देखो क्या बनाया इसके अंतर्गत, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये देखो क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, आगे भी लिख देंगे, बोर्ड ऑफ निर्देशक मंडल। क्या है ये? निर्देशक मंडल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहाँ है? अभी तक वहां की संसद है ना। अब सोचा क्या ना कि ये बार बार का झंझट है, ठीक है, कि इंडिया के को कौन क्या किया जाए, तो एक अलग 6 सदस्य का बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया कि ये भारतीय मामलों को देखेंगे। हम लोग सारा संसद इसी में देखता रहेगा, सारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देखता रहेगा, इसलिए 6 सदस्यीय क्या बनाया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया। उसमें एक राज्य सचिव को रखा, एक चांसलर को रखा ना, और 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य रखे। 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल कितना था? 6 सदस्य का था। इसमें एक का था एक महासचिव, महासचिव एक को एक रखा, एक चांसलर रखा, ठीक, चांसलर, और 2 आदमी हो गया, और ये 4 गो प्रीवी काउंसिल के सदस्य। अब थोड़ा इसको समझना, प्रीवी काउंसिल यानी कि सदस्य, यानी कि राजा के सम्राट के अधीन जो थे। एक चांसलर को रख दिया गया, एक प्रीवी काउंसिल के सदस्य को रख दिया गया, और 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य को, ठीक, जो सम्राट के द्वारा मनोनीत होते थे। ये 4 प्रीवी काउंसिल के, समझ रहे हैं, यानी 4 सम्राट, महासचिव, चांसलर और 6 सदस्य का एगो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया। कहा का कि आप करोगे क्या, कि आप करोगे कंपनी को नियंत्रित, कंपनी के राजनीतिक कार्य को नियंत्रित करोगे। बात समझ रहे हो? देखो पहले मॉडल क्या था भारत में, देखो इसको समझा रहे हैं। 24 सदस्यीय था, ये इंग्लैंड में था ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे 24 सदस्य ना, 24 सदस्य थे। निर्देशक मंडल कंपनी के, इसके नीचे क्या थी, कंपनी थी, और कंपनी के नीचे क्या था, कंपनी के नीचे व्यापार और राजनीति कंपनी करती थी। तो कंपनी 2 कार्य करती थी, एक करती थी व्यापार और राजनीति कंपनी करती थी, यही पहले था, इसके आने के पहले। अब क्या किया कि नहीं, 24 सदस्यीय है ना,
तो देखिए क्या स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है कि ये 24 सदस्य जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एगो और बता दिया 6 सदस्यीय क्या चीज, बोर्ड ऑफ कंट्रोल अलग। इसमें 6 सदस्य कौन सा है देख लीजिए। ठीक, अब ये कंपनी का व्यापारिक कार्य नियंत्रण करेगी, ये इन दोनों के अंडर में रख दिया कंपनी। देखो कंपनी पर 2 लोगों का शासन चल रहा है ना, कंपनी कर रही है 2 काम, कंपनी कर रही है 2 कार्य, तो ये नियंत्रित करेगा इसके व्यापारिक कार्य को, ये नियंत्रित करेगा राजनीति को। अरे ये लोग थे नहीं ना, ये तो व्यापारी थे, ये सारे के सारे ये व्यापारी है, इनका पैसा लगा है कंपनी में। हाँ, ये कंपनी का व्यापारिक मामला देख रहा है और वो राजनीति देख रहा है और उसके ऊपर है। अच्छा ही तो किया अपने हिसाब से। ये जनरली व्यापारी थे, इन लोगों को कुछ बुझाता उझाता था नहीं शासन का काम कैसे करेंगे, कुछ हद तक तो दिया, इसीलिए 1784 1773 से 1784 में ला दिया कि नहीं आप लोग को बुझा नहीं रहा है, व्यापारी वाला शासन वाला काम करेगा नहीं, हर जगह पैसे लूट खचोट एकदम करता था, उसको मतलब पैसा चाहिए व्यापारी को। ठीक है, आप मर रहे हैं जी रहे हैं कि तो व्यापारी द्वारा शासन होगा। राजनीति में चाणक्य नीति में कहा गया है कि अगर जिस देश का राजा व्यापारी होना, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, है व्यापारी नहीं होना चाहिए राजा, नहीं तो वो लोगों की जनता की भलाई और सामाजिक कार्य के बारे में सोचबे नहीं करेगा। ठीक, अब कंपनी के अंदर में कौन है, गवर्नर जनरल जीजी है यहाँ ना, अब प्लस 4 सदस्य है। देखो स्ट्रक्चर समझ में आ गया। हाई दोनों कहाँ है, इंग्लैंड में। हाई कहाँ है, कंपनी और जीजी, कंपनी और उसका गवर्नर जनरल 4 सदस्य भारत में, इस पर कंट्रोल कर रहा है व्यापारिक कार्य, इस पर कंट्रोल कर रहा है ये। समझ में आ गया। जीजी गवर्नर जनरल लिख रहे हैं, मिटा दें, समझ में आ रहा है ना। अभी 10 मिनट चलेगा, देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट को खत्म कर देते हैं। ठीक, हो गया पहला काम। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसमें बनाया, 1784 में। आपको बस यही याद रखना, कंट्रोल में चांसलर रखा है, यानी वो राजनीति देखेगी ये उसके अंडर। अब स्ट्रक्चर देख लेना ध्यान पे, दोनों तरफ से है, 2 आदमी का शासन चल रहा है कंपनी पर, राजनीतिक कार्य को। अब दूसरा काम क्या किया, मिटाते हैं इसको। दूसरा काम क्या किया, एक तो निर्देशक मंडल पिट्स इंडिया एक्ट के तहत आ गया ना जी। हम बार बार बोल रहे हैं ना, तो सुनो, जितनी बार सुनोगे ना उतनी बार आपका होगा। ठीक, दूसरा बात यह किया कि कंपनी भारत में, अब तो चूंकि पिट्स इंडिया एक्ट बना दिया है, तो दूसरा काम यह किया कि भारत में कंपनी द्वारा अर्जित क्षेत्र ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र हैं, ये लिखित कहा गया। यानी उसके पहले नहीं कहा गया। अरे अब तो सरकार का आदमी आ गया ना, राजा का आदमी आ गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य, 4 को तो वही है प्रिवी काउंसिल द्वारा, तो राजा का आदमी गया, तो कंपनी द्वारा जो क्षेत्र जीता जाएगा वो किसका कहाएगा, आप सोचो, कंपनी का होगा? नहीं, राजा का हो गया। तो लिखिए इस बात को, भारत में ये पूछता है, भी आइए, पूछा हुआ है कि नहीं, कहीं पूछा है। भारत में कंपनी का अर्जित क्षेत्र, कंपनी का अर्जित क्षेत्र, ये एक 1 लाइनर क्वेश्चन है, ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र होगा, ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र होगा। इंग्लैंड के सांसद की मजबूरी समझो, एक तो वहां का बिजनेसमैन है, कहीं भी राजनीति बिजनेस क्लास ही संभालता है, फाइनेंस वही करता है, तो वहां के संसद डायरेक्ट कंपनी पर भी नहीं कंट्रोल कर सकते, नहीं तो भड़क जाएगा सब 24 को, वहां की सरकार गिरा देगा। बात समझ रहे हैं? और डायरेक्ट यहाँ की जनता में भी नहीं कर रहा है, तो धीरे 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 होले होले, समझ रहे हो, काम हो रहा है। अब देखिए ब्रिटिश लगा दिया ना, बाय डिफॉल्ट लग जाएगा ना। ठीक, तीसरा काम ये किया कि ये विवाद हो रहा था गवर्नर जनरल की परिषद में, ठीक,
तो गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य को घटाकर 3 सदस्य कर दिया। तीसरा काम क्या किया, पिट्स इंडिया एक्ट जीजी प्लस 4 सदस्य थे ना, इनको क्या कर दिया, जीजी प्लस 3 सदस्य कर दिया। इससे क्या फायदा होगा, ये क्या किया ना, इसमें ये क्या किया, अब प्रांतीय गवर्नर जो थे, प्रांतीय गवर्नर, उनको भी 3-3 सदस्य दे दिया है। ठीक, अब देखिए, एक पद कमांडर इन चीफ, सेना का प्रधान, हटा दिया, उसी में रख दिया। ठीक, अब तीसरा काम ये किया कि प्रांतीय गवर्नर जो थे, प्रांतीय गवर्नर के विफलता पर, प्रांतीय गवर्नर अगर विफल हो जा रहे हैं तो वो कलकत्ता वाला उनको बर्खास्त कर सकता है, जैसे अभी का सिस्टम है। हाँ, अगर यहाँ की सरकार विफल हो रही है तो सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। ये नियम पिट्स इंडिया एक्ट के तहत लाया। देख रहे हैं ये सब विकास किस तरह हो रहा है, उसी चीज़ों को हम लोग अपना लिए हैं और चल रहे हैं। गवर्नर जनरल प्रांतीय सरकारों को विफलता पर बर्खास्त कर सकता था, ये लगा दे। चौथा, जीजी प्रांतीय गवर्नर के विफलता पर बर्खास्त कर सकता था। यानी यहां क्या किया, जीजी को एक पावर दिया कि आप चलाइए, इन लोग को नहीं हो आपके अंडर में लाइए, नहीं लाते हैं तो आप बर्खास्त कीजिए, सीधा सीधी बात है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इस एक्ट का, इनको कलकत्ता वाले को बोला कि आप 84 के बाद जो भी युद्ध करोगे और जो भी संधि करोगे, ब्रिटेन सरकार की सहमति से करोगे, अनुमति से करोगे। यानी जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं, इसके पहले जो लड़ाई हुआ है वो कंपनी के व्यापारी किए हैं, 84 के बाद जो लड़ाई और युद्ध संधि हुआ है ब्रिटेन ने खुद किया है। हम लोग समझ रहे थे कंपनी कर रहा है ना, देख रहे हो दिमाग, किसी और के माध्यम से किसी और को प्रताड़ित किया जा रहा है। वो लिख दिया है एक्ट में कि 84 के बाद, अभी से बाद आप जो भी कंपनी युद्ध चाहे संधि करेगी वो हमारी अनुमति से ही करेगी। इसके बाद बहुत सारा लड़ाई हुआ है तो वो उसकी सहमति है, वो डायरेक्ट ब्रिटेन लड़ रहा है। और ब्रिटेन लड़ने का मतलब समझ रहे हो, इसका अर्थ ये हुआ कि मतलब वहाँ से अर्थ दे रहा है यहाँ लड़ाई लड़ना है तो वहाँ से वो पैसा भी फंडिंग करेगा सरकार, वहाँ का सेना भी भेजाएगा। व्यापारी के पास सेना है नहीं तो एथी पर है, तो डायरेक्ट वो कंट्रोल कर रहा है। इसीलिए अत्याधुनिक क्या चीज़, अत्याधुनिक हथियार, सेना की कमी, एक से एक चीज़ सब आ जाता था। कंपनी के पास, व्यापारी के पास अपना व्यापार करने आई है कि वो अपना सेना रखेगी, कि आप हथियार खरीदेगी कंपनी, तो नहीं आता, तो व्यापारी था ना। ठीक हो गया, खत्म, बात समझ रहे हैं। तो लिखिए, देशी राजाओं से युद्ध और एक्ट की संधि करने से पहले ब्रिटेन सरकार की अनुमति, युद्ध चाहे संधि करने से पहले क्या होना चाहिए, ब्रिटेन सरकार की सहमति चाहे अनुमति कह लीजिए। समझ रहे हैं, इतना बात तो पिट्स इंडिया एक्ट से ध्यान रखना ना। एक और बता देगा 86 वाला, नहीं एगो 86 वाला बता देते हैं, 5 मिनट 10 मिनट में 5 मिनट में हो जाएगा। 86 वाला बता देते हैं, उसके बाद 1793 वाला आ जाएगा ना। अब देखो, एक और मिटा दें, इसके बाद आया इसके बाद 1786, एक खत्म हुआ। देखिए इसके बाद क्या आ गया, 1786 है। देखो
73 में एगो आया, 81 में आ गया, 84 में आ गया, 86 में, अब 20 साल वाला आएगा 5 गो ना। तो ये जो है ना, देखो इस समय पहली बार इसका आने के पीछे कारण देखो, गवर्नर जनरल की जो परिस्थितियाँ थी 1786 में युद्ध हो रहा था, तो अमेरिका का भी वो सब बनाया हुआ था, अमेरिका को भी गुलाम बनाया था। 76-78 में अमेरिका आज़ाद हो रहा था, हो चुका था। ठीक बात समझिए, कितना सोच विचार कर लेता है। तो वो सब बोला, वहाँ का कार्नवालिस अमेरिका में था, बात समझ रहे हो। तो लॉर्ड कार्नवालिस अमेरिका में था, वो आज़ादी मिल रहा था उस समय, अमेरिका आज़ाद हो रहा था, चाहे हो चुका था। तो अभी सब पूछा संसद कि आप क्या देखे पावर में, मतलब वो वहाँ का था, हाँ ना आज़ाद कैसे, वो किस कमी के कारण वो आप आज़ाद हो गया, हम लोग में क्या कमी रही। तो चूंकि वो सब अमेरिका उधर हाथ से निकल रहा था, तो सारा फोकस इंडिया पे था कि इसको कंट्रोल किया जाए। तो वो वहाँ का व्यक्ति था, वहाँ रहा था, उसके अनुभव शेयर किया गया। तो बोला कि आप उसको भेजा सब कार्नवालिस को, आप जाइए इंडिया में, गवर्नर जनरल बोल के। तो बोला कि हम जाएंगे, मगर 2 शर्त रख दिया, यही है 1786। शर्त ये रखा, कहा कि देखिए कि गवर्नर जनरल जो है विशेष परिस्थिति में अपने परिषद का निर्णय निरस्त कर सकता था। अभी ना बताए थे कि 2 गो था, 3 गो परिषद का निर्णय निरस्त कर ही नहीं सकते हैं। तो कहा कि नहीं, हमने ये देखा है कि हम कोई निर्णय लेना चाहते हैं, वो 4 गो परिषद आप बना दिए, 3 आदमी एक से पार कर दिया, हमारा तो पावर सीज है। तो कहा कि नहीं, हम जाएंगे इंडिया, मगर जाएंगे तो हम विशेष परिस्थिति में अपने परिषद का निर्णय निरस्त कर सकते हैं। तो यानी इसका मतलब कि बीटो पावर मिल गया। 1786 में ये क्वेश्चन बनेगा कि कब गवर्नर जनरल को बीटो पावर मिला। तो 1786 में क्या आ गया, बीटो पावर। शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, समझ रहे हो। एक ये चेंज किया, बात समझ रहे हैं। पहला चेंज ये किया। दूसरा चेंज ये कहा, इसके इस शर्तों पर कार्नवालिस आया था क्योंकि वो अमेरिका में देखा हुआ था। दूसरा शर्त ये रखा, देखो कि जो गवर्नर जनरल है 4 सदस्य है, उसमें एक आदमी जो था ना कमांडर इन चीफ था, सेना अध्यक्ष था। अभी जैसे है ना कि भारत का रक्षा मंत्री हैं मगर सेना अध्यक्ष कोई और है। तो एक आदमी कहा कि नहीं, हम जाएंगे ना तो सेना अध्यक्ष, कमांडर इन चीफ और गवर्नर जनरल दोनों एक के आदमी लेकर जाएंगे। जीजी प्लस कमांडर इन चीफ एक के आदमी रहेगा। हम जो निर्णय लेना चाहते हैं, मतलब लड़ना ना है, तो कमांडर इन चीफ कोई और रहेगा और गवर्नर जनरल कोई और रहेगा। कहा कि नहीं, हम दोनों लेकर आ जाएंगे। तो इसमें दोनों की शक्तियां थी, कमांडर इन चीफ भी था और क्या था, जीजी भी था। तो दूसरा शर्त इसका क्या था कि सेना अध्यक्ष बोल रहे हैं, समझ रहे हो ना, प्लस जीजी, यही बना। इन शर्तों पर लॉर्ड कॉर्नवालिस इंडिया आया, बीटो पावर लेकर आया, कमांडर इन चीफ आया। ये अब क्लियर है। अब जो चलेगा 1773, इसके बीच में कोई एक्ट नहीं आएगा। कोशिश करेंगे कि कल हो जाए ना। समझ में आया जी, एंजॉय किए, चलिए रहने देते हैं।